हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक बार मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके सामने अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस विद इंद्रेश सर। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश का फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन टोटल कंप्लीट करा दिया है। फर्स्ट लेसन के मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिए थे। अब रहे सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर। देखिएगा कि स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने सेकंड लेसन का जो वीडियो डाला है या जो फर्स्ट लेसन का वीडियो डाला है, तो पहले उसकी स्टोरी कंप्लीट कर लीजिए, पहले उसकी समरी कंप्लीट कर लीजिए। जब समरी कंप्लीट हो जाएगी तो क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर एक बार देख भी लिया हो तो दोबारा इन वीडियोज़ को पूरा देखें, जो कि मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आप हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन कतई कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल अप टू डेट। तो देखिएगा, लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग नाम है लेसन का। ओके, इसको लिखा है अनीश जंग ने। मैंने फर्स्ट लेसन में, सेकंड लेसन में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। हम सीधा क्वेश्चन आंसर पर आते हैं और ये सारे आपके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी बुक से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अनीश जंग आस्क साहब, कि अनीश जंग ने साहब से क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। तो पहले क्वेश्चन में है कि अनीश जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा था ना। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब। तो आंसर देखिएगा स्टूडेंट्स, अनीश जंग आस्क्ड साहब अबाउट स्कूल। अनीश जंग ने स्कूल्स के बारे में साहब से पूछा बिकॉज साहब रिप्लाइड हर, क्योंकि साहब ने उसको उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैक पिकिंग। यानी कि साहब ने जब उसको बताया था कि हमारे पास रैक पिकिंग के अलावा करने को कुछ नहीं है, इसलिए अनीश जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा था। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब वॉज दैट, ये वॉज लिखा हुआ WAS, ठीक है, मिस्टेक से हो जाता है, कोई बात नहीं। इट्स इम्पैक्ट ऑन साहब वॉज दैट ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल इफ़ एनी वन बिल्ड इट। इसका प्रभाव साहब पर यह पड़ा कि वो बहुत क्यूरियस था, उत्तेजित था स्कूल जाने के लिए, अगर कोई उसके लिए स्कूल बनाए तो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स और सारे क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड साहब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वेयर चप्पल्स। यानी कि साहब और अदर जो कूड़ा कचरा बीनने वाले थे, वो लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, यानी कि इसके लिए वो कौन सा बहाना बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या बहाना बनाते हैं, क्यों नहीं पहनते थे वो लोग चप्पल। तो आंसर आपका है, द ऑल रैक पिकर्स सेड दैट ड्यू टू देयर ट्रेडिशन दे डिड नॉट वेयर चप्पल्स। उन्होंने कहा कि हमारा ट्रेडिशन है चप्पल ना पहनने का। ऑल रैक पिकर सेड दैट, ठीक है ना। उन सबने क्या कहा कि हमारा चप्पल ना पहनने का ट्रेडिशन है, मेरी परंपरा है, हमारी रीत है, हमारा रिवाज है कि हम लोग चप्पल नहीं पहनते। एंड द बॉयज सिंपली रिप्लाइड दैट हिज मदर, और उसमें से एक बच्चा आसानी से उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? वो उत्तर देता है कि हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम सेल्फ, यानी कि उसकी माँ ने अभी टांड से उतारे नहीं है। सेल्फ मीन्स होता है स्टूडेंट्स टांड, ठीक है ना। तो बहाना बनाते हैं कि उनकी माँ ने भी टांड से उतारे नहीं है और चप्पल पहनना उनकी रीत में से नहीं है। ठीक है ना, चप्पल पहनना उनकी रीत का अंग नहीं था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली में कितने रैक पिकर रहा करते थे, कूड़े कचरे वाले बिनने कितने लोग, मतलब बिनने वाले कितने लोग रहा करते थे। हाउ डिड दे सेटल देयर, यानी कि वो वहाँ पर सेटल कैसे हुए, ठीक है ना, स्थित कैसे हुए। देखिएगा, देयर इन सीमापुरी दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो सीमापुरी इलाका है, समथिंग 10,000 रैक पिकर्स यूज टू लिव। लगभग कितने लोग रहा करते थे? 10,000 कूड़े कचरे बिनने वाले रहा करते थे। द ऑल रैक पिकर्स बिलोंग टू ढाका, यानी कि जितने भी रैक पिकर्स थे, ये रैक पिकर कहाँ से बिलोंग करते थे? ये संबंधित थे ढाका से। फ्रॉम बांग्लादेश। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। देयर होम्स एंड फील्ड्स वेयर ruined, उनके जो घर थे, उनके जो खेत थे, वो सारे बर्बाद हो गए बाय द स्टॉर्म एंड दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, यानी कि किसी तूफान के द्वारा, किसी आपदा या विपत्ति के कारण उनके खेत जो घर हैं वो तबाह हो गए थे और वो अपना एरिया छोड़कर अराइव्ड हियर इन सीमापुरी, और यहाँ कहाँ आ गए थे? सीमापुरी आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका,
व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे थे कूड़े कचरे बीनने वाले, उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या था, कूड़े कचरे का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें कूड़े कचरों के ढेर में मिलता क्या था, ये पूछा क्वेश्चन में। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का जो मीनिंग था, गार्बेज का जो मतलब था वो क्या था, वॉज रैप्ड इन वंडर, वो ऐसा था कि जैसे आश्चर्य में कोई लिपटी हुई उनके लिए वस्तु हो, ठीक है ना, रैप्ड मीन्स लिपटी हुई, ठीक है ना। तो कूड़ा कचरा क्या था, कूड़ा कचरा आश्चर्य में लिपटी हुई उनकी वस्तु के समान था। दे फाउंड 1 रुपी और 10 रुपीज नोट इन इट, तो कभी कभी 1 रुपये का और कभी कभी 10 रुपीज़ नोट, NOTE होना चाहिए, NOTE लिखने वाली गलती नहीं की है, लिखने वाले ने गलती होगी, ठीक है, कोई इग्नोर कर दीजिए। तो दे फाउंड इन इट 1 और 10 रुपीज़ नोट, समटाइम्स ए सिल्वर कॉइन दे फाइंड इन द गार्बेज डंप्स। देखिएगा, यानी कि कूड़े कचरे बिनने वाले उन लोगों के लिए जो कूड़ा कचरा था वो आश्चर्य में लिपटी हुई कोई वस्तु था, और वो कभी कभी उनको 1 रुपया, कभी कभी 10 के नोट मिल जाता था, और कभी कभी उनको सिल्वर कॉइन भी मिल जाता था। देखिएगा सिल्वर कॉइन, ठीक है ना, समटाइम्स दे फाइंड सिल्वर कॉइन इन द गार्बेज डंप्स, यानी कभी कभी कूड़े कचरे के ढेर में इनको सिल्वर कॉइन्स मिल जाता था। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड साहब ज्वाइन द मिल्क जॉब, व्हाई डिड साहब ज्वाइन जॉब इन मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी कि साहब ने मिल्क बूथ पर या चाय वाली दुकान पर नौकरी क्यों लगा ली थी अपनी, ठीक है, और उसको नौकरी के लिए क्या मिलता था। अब देखिएगा, साहब ज्वाइन जॉब मिल्क बूथ इन वांट ऑफ मनी, यानी कि पैसे की कमी के चलते साहब ने मिल्क बूथ पर जॉब की थी, ठीक है ना। ही नीडेड इट मोर एंड ही ज्वाइंड मिल्क बूथ आल्सो टू गेट फूड, यानी कि उसको पैसों की आवश्यकता थी और भोजन की आवश्यकता थी, ठीक है ना, भोजन की और पैसों की आवश्यकता के लिए उसने मिल्क बूथ ज्वाइन किया था। ही वॉज पेड 800 फॉर हिज सर्विस, और उसको इस जॉब के लिए कितने रुपए मिलते थे, 800 रुपये, ठीक है। आगे देखिएगा, हु वॉज मुकेश, अब देखिए एक कहानी इसमें साहब की है और दूसरी कहानी मुकेश की है। अब मुकेश की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, देखिएगा स्टूडेंट्स, हु वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो मुकेश वॉज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली इन फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश एक गरीब परिवार से था, वो गरीब परिवार कहाँ का था, फिरोजाबाद का था, ठीक है। हिज फादर वाज ए पुअर बेंगल मेकर, उसके पिताजी थे वो गरीब चूड़ी बनाने वाले थे, एट फिरोजाबाद, वहीं फिरोजाबाद में, ठीक है ना, उसके पिताजी गरीब थे और वहीं फिरोजाबाद में चूड़ी बनाया करते थे, किसके, मुकेश के। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसकी एम्बिशन क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, उसकी इच्छा थी एक मोटर मैकेनिक बनना। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से। व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर, यानी कि मुकेश प्रसन्नचित्त क्यों हो जाता है, टू टेक नरेटर होम, यानी कि जब नरेटर को होम में ले जाता है, यानी कि अपने जो कहानीकारक है अनीश जंग जो है, जब उनको अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है तो एकदम से प्रसन्नचित्त क्यों हो जाता है। हु वेयर देयर इन द होम, और इसके घर में कौन कौन था। देखिएगा, मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम, मुकेश कहानीकार को घर ले जाने पर प्रसन्नचित्त इसलिए हो जाता है क्योंकि ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड, क्योंकि वो बहुत प्रसन्नता और बहुत गर्व महसूस करता है। फॉर हिज होम वॉज रीबिल्ड, क्योंकि उसका घर जो था वो पुनः निर्माण हो रहा था, उसके घर का पुनः निर्माण हो रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था, ठीक है ना, और प्राउड फील कर रहा था, और नरेटर यानी कहानीकार को अपने घर ले जाने के लिए प्रसन्नचित्त था। अब देखिए घर में कौन कौन था, देयर वेयर मुकेश फादर, घर में कौन कौन था, मुकेश के पिताजी थे, उसकी माताजी थी, हिज एल्डर ब्रदर, उसके भाई थे, एंड उसका भाई बड़ा भाई, एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और उसके बड़े भाई की पत्नी थी, ठीक है ना। तो पिताजी, भाई, दादी और उसकी पत्नी, ठीक है ना, उसके बड़े भाई की। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड इट एंड व्हाई, यानी कि ये उसके कर्म हैं, ये उसके भाग्य हैं, ये किसने और क्यों कहा। तो देखिएगा आंसर में लिखा है, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी दीज वर्ड्स वेयर सेड बाई मुकेशाज ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी कि ये उसके कर्म है, ये उसका भाग्य है, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए, मुकेश की दादी माँ के द्वारा कहे गए। एज सी वॉज हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड, देखिएगा जैसा इसलिए उसने ये सब कहा क्योंकि उसने अपने ही पति को हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड माने अंधे होते हुए देखा था, विद द डस्ट ऑफ पॉलिश, यानी कि
पॉलिश की धूल से, ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाला ग्लास होता है उसकी जो पॉलिश होती है उसकी धूल से उसने अपने ही पति को अंधे होते हुए देखा था। तो उसने कहा था ये उसके कर्म है, यही उसका भाग्य है। आगे देखिएगा, हैविंग टेकन इन बर्थ इन स्टेट ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी कि चूड़ी बनाने वालों के इलाके में जन्म लेकर, ठीक है, हैविंग टेकन बर्थ, जन्म लेकर, इन स्टेट ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी चूड़ी बनाने वाले के राज्य में या इलाके में, दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा था बट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवा, ठीक है ना। चूड़ी बनाने वालों के इलाके में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के सिवा कुछ देखा ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और स्टूडेंट्स अगर एक क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, वीडियो को पुश करके दोबारा पढ़िएगा और समझिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन की हिंदी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, और क्वेश्चन को समझने के लिए पाठ जरूर देखिएगा, ठीक है ना। हमने जो पहले जो वीडियोस डाले हैं उन वीडियोस को सीन जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ओके। और 100% समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, इसलिए मैं आपको हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डज बेंगल मेकर सिंबलाइज, व्हाट डज बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, यानी कि चूड़ी का रोल क्या है, बेंगल सिंबलाइज, यानी कि चूड़ी किसका प्रतीक था और चूड़ी बनाने वालों का फिरोजाबाद में क्या रोल था, क्या भूमिका थी। देखिएगा आंसर में, द बेंगल्स सिंबलाइजेस सुहाग, चूड़ी किसका प्रतीक है, चूड़ी सुहाग का प्रतीक है, ऑफ इंडियन वुमेन, भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है चूड़ी, ऑस्क्यूपिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी के वक्त मतलब प्रथा है इसकी पहनने की, ठीक है ना, पहनाई जाती है। द बेंगल मेकर्स हैव स्पेंट दियर जनरेशंस इन मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, यानी कि अब देखिए चूड़ी बनाने वालों का क्या योगदान है, बेंगल मेकर्स हैव स्पेंट दियर जनरेशंस, यानी कि पीढ़ियां खपा दी हैं, एक के बाद एक पीढ़ी, एक के बाद एक पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि वो लोग चूड़ियाँ बनाने में इंगेज्ड हैं, ठीक है ना। इन मेकिंग कलरफुल बैंगल्स, यानी कि रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाने में वो लोग अपनी पीढ़ियाँ खपा चुके हैं। फॉर ऑल दिस वुमेन ऑफ द लैंड, और किसके लिए चूड़ियाँ बनाते हैं, इस धरती पर जितनी भी वुमेन हैं, जितने भी औरतें हैं, उन सब के लिए चूड़ियाँ बनाने में उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी हैं, ठीक है। बट दे स्टिल इन पॉवर्टी, लेकिन आज भी वो लोग कहाँ हैं, किस स्थिति में है, भुखमरी की स्थिति में है, ठीक है। यानी पूरे विश्व की महिलाओं के लिए वो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, फिर भी वो लोग भुखमरी की स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, वाई कोड बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, यानी कि जो बेंगल मेकर थे वो अपने को एक संस्था के रूप में निर्मित क्यों नहीं कर सकते थे, क्या मतलब कारण था कि वो लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते थे, एक संस्था नहीं बना सकते थे। व्हाट डू दे फोर्स इफ दे डू सो, यानी कि अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, अगर संस्था का निर्माण कर भी लेते हैं तो उन्हें क्या सामना करना पड़ेगा, किसका सामना करना पड़ेगा। तो देखिएगा आंसर में, द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, यानी कि जो बेंगल मेकर थे वो अपने को संस्था के रूप में निर्मित नहीं कर सकते थे, संघ के रूप में निर्मित नहीं कर सकते थे, यानी कि अपना कोई समूह नहीं बना सकते थे, क्योंकि दे हैड नॉट डेयर टू डू इट, क्योंकि उनके पास ये सब करने की हिम्मत नहीं थी। बिकॉज ऑफ देयर विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, क्योंकि वो मिडिल मैन यानी कि मध्यम वर्गीय लोगों के विशियस सर्कल में फंसे हुए थे, यानी कि कुचक्र में फंसे हुए थे, ठीक है। मध्यम वर्गीय लोगों के विशियस सर्कल में होता है कुचक्र, तो वो मध्यम वर्गीय लोगों के कुचक्र में फंसे हुए थे, इसलिए अपने आप को संस्था में निर्मित नहीं कर सकते थे, अपने आप का समूह नहीं बना सकते थे। इफ दे डू दिस, अगर वो ऐसा करते भी हैं, दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा, यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पीटा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, समझे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा, पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी कि कुछ अवैधानिक करने के जुर्म में। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, यानी कि गार्बेज डंप से साहेब क्या खोजता रहता है, यानी कि कूड़े कचरे के ढेर में साहब क्या खोजता रहता है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, यानी कि वो अब कहाँ है और वो कहाँ से आया है, इसके बारे में इन्होंने पूछा है कि साहब कूड़े कचरे के ढेर में क्या खोजता रहता है, इस समय वो कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिएगा, इन द गार्बेज डंप्स साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, मैंने पहले ही बताया था। अगर आंसर देख लोगे, पहले के वीडियोस देख लोगे तो भैया 100% आंसर क्वेश्चन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने इतने अच्छे से समरी समझा ही दी है उसमें,
आप केवल उस समरी को सुन लीजिएगा, हिंदी एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको 100% कतई समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ही इज इन द नेबरहुड ऑफ आथर्स अनीस जंग, वो अनीस जंग के पड़ोस में रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा। इन 1971 साहब हैज केम फ्रॉम बांग्लादेश, 1971 में साहब बांग्लादेश से आया था। एज द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज होम्स एंड फील्ड्स, यानी कि मतलब क्योंकि उसका जो घर था, उसके जो खेत थे, वो किसी तबाही में बर्बाद हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। बस लगभग खत्म ही होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, What explanation does the author offer for the children not wearing चप्पल्स, यानी कि जब अनीस जंग बच्चों से पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते, तो देखिए बच्चे क्या बताते हैं कि हम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। देखिएगा, द आथर वॉज एक्सप्लेन ऑफर, यानी कि आथर को बताया गया, अनीस जंग को बताया बच्चों ने, दैट इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, यानी कि बेयर फुट रहना, नंगे पर रहना उन लोगों की परंपरा है। ये बच्चों ने आथर को बताया। ठीक है ना, अनीस जंग को बताया। बिकॉज ही हैज़ सीन मैनी चिल्ड्रन इन विलेज एज वेल एज इन सिटीज़ इन इंडिया, यानी कि क्योंकि वो बच्चे कहते हैं कि हमने भारत में, भारत के गाँवों में और भारत के शहरों में बच्चों को देखा है। कैसे देखा है, मतलब नंगे पैर रहते हुए देखा है। ठीक है, ही फर्दर एक्सप्लेन इट, और वो आगे कहता है, इट इज़ नॉट लाइक ऑफ मनी, कहता है ये ना समझना कि पैसे की कमी है, हम लोग पैसे की कमी के कारण चप्पल नहीं पहनते हैं। कहता है ही आल्सो रिमेंबर, ठीक है ना, कहता है पैसे की कमी के कारण नहीं है ऐसा, समझे। वो ये सब लेखक को बता रहे होते हैं अनीस जंग को, जबकि अनीस जंग को अच्छे से पता होता है कि वे लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें से बच्चे बताते हैं कि एक तो क्या बताते हैं कारण, एक बताते हैं कि ये बेयर फुट रहना उनका ट्रेडिशन है। ठीक है, दूसरा क्या बताते हैं, दूसरा बताता है कि ये ना समझना कि पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उनका ये ट्रेडिशन है। ही आल्सो रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ए बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर शूज, और उन्हें एक बच्चे की कहानी भी याद है। आल्सो रिमेंबर स्टोरी ऑफ ए बॉय, यानी कि एक लड़की की कहानी उन्हें अच्छे से याद है। वो क्या कहती हैं, हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर शूज, जो हमेशा देवी जी से शूज के लिए प्रार्थना करता रहता है। ठीक है, उसकी कहानी याद करती है लेखिका अनीस जंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इज साहेब वर्किंग हैप्पीली इन द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। चूंकि साहब ने मिल्क बूथ में नौकरी की थी ना, जॉब ज्वाइन की थी, अब वो जॉब में अपनी खुश है कि नहीं खुश है, ये इन्होंने कह रहा है कि ये इसका एक्सप्लेन करो। ठीक है ना, वर्किंग हैप्पीली, वो हैप्पीली वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुशी खुशी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिएगा, नो, साहब खुशी खुशी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, साहब इज नॉट वर्किंग हैप्पीली इन द टी स्टॉल, वो टी स्टॉल में, चाय की दुकान में खुशी खुशी कार्य नहीं कर रहा है। बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, क्योंकि वो खुद का स्वामी नहीं रहा। जबकि उसका नाम क्या था, उसका नाम था साहिब आलम, पूरी ब्रह्मांड का मालिक था, लेकिन अब वो किसी का नौकर था। अब देखिएगा, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी कि उसका जो चेहरा था वो चिंता मुक्त लकीरों, उसकी जो चेहरे से चिंता मुक्त लकीरें थी वो लॉस्ट हो चुकी थी। ठीक है ना, खो चुकी थी, मिट चुकी थी। लुक एज, अब देखिएगा, लुक एज द टी स्टॉल कनिस्टर, जो स्टील कनिस्टर था सीम्स हिम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। अब जो उसके चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी, मतलब जो चिंता मुक्त की लकीरें थी, वो क्यों नहीं थी। अब देखिए क्यों नहीं थी, क्योंकि जो स्टील का कनिस्टर था ना, वो उसको प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा था, समझे। वो जो जग था उसको बोरिया से, प्लास्टिक बैग में बोरिया से भारी लग रहा था। क्यों भारी लग रहा था, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, क्योंकि वो बोरिया को अपने कंधे पर बड़ी आसानी से ढो लेता था। ठीक है, ही वुड कैरी सो लाइटली, बड़ी आसानी से, बड़े हल्के से, ओवर हिज शोल्डर मैंने अपने कंधे पर, वुड कैरी मैंने ढो लेता था, वहन कर लेता था। द कनिस्टर बिलोंग टू द मास्टर ऑफ द टी स्टॉल, जो कनिस्टर था वो चाय की दुकान के मालिक का था। एंड द प्लास्टिक बैग वॉज हिज ऑन, और जो बोरिया थी वो उसकी खुद की थी। ठीक है ना, तो जो जग था वो दूसरे का था, और जो बोरिया थी उसकी खुद की थी, इसलिए वो जग धोता उसको प्लास्टिक की बोरिया से भारी लग रहा था, समझे। अब अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, यानी कि फिरोजाबाद सिटी को फेमस कौन बनाता है। देखिएगा, बेंगल्स मेक द सिटी फिरोजाबाद फेमस, चूड़ी फिरोजाबाद को फेमस बनाती हैं। ठीक है, चूड़ियों का व्यापार फिरोजाबाद को फेमस बनाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में मस्त है, व्यस्त है। ठीक है ना, एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स
चूड़ी बनाने में व्यस्त है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये ग्लास पिघलाने का केंद्र माना जाता है भारत में, ठीक है। फिरोजाबाद भारत में ग्लास पिघलाने का केंद्र माना जाता है। फैमिलीज हैव स्पेंट देयर जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, फैमिलीज परिवारों ने, ये देखो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन्होंने चूड़ी बनाते हुए वर्किंग अराउंड फर्नेस माने भट्टी के चारों ओर काम करते हुए इन्होंने अपनी पीढ़ियाँ खपा दी हैं, ठीक, खपा दी हैं यानी कि पीढ़ियाँ खपत कर दी हैं, एक के बाद एक पीढ़ी, एक के बाद एक पीढ़ी, लेकिन उनका व्यापार नहीं बदला चूड़ी बनाने का। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो फिनिश हुए। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, मैं फिर से कहूँगा आपको कि वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। मैं 100% कहता हूँ, एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो मैंने पढ़ा दिया है, 100% आप आंख मीच कर लेंगे। और मैं ये 100% कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में से आएगा, अलग से बिल्कुल नहीं आएगा। तो वीडियो को दोबारा देखें और अपने जो सिलेबस है इंटर का वो बहुत मजबूत कर डालें, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।